छुट्टी बिताने के लिए। हाँ भैया, गाँव की बात अलग है वो। देख लो, 7वीं पंचवर्षीय योजना, आज सारी पंचवर्षीय योजना खत्म करनी। 7th नंबर का 5 ईयर प्लान, 85 से लेकर 90 तक का इतिहास पढ़ेंगे हम। या तो भर भर का सवाल पूछे जाएंगे, सारे लिख दिए मैंने, इतने की 2 सेंट की किताब अभी नहीं है। ठीक, आयो पहले नंबर पर जो तीसरे नंबर 7वें नंबर की पंचवर्षीय योजना, इसमें कहा गया हम ना पूरे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रोडक्टिविटी में यहाँ लिखा हुआ ना, पूरे देश की समग्र उत्पादकता को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। उत्पादन देश के अंदर कैसे बढ़ाया जाएगा, जब भी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। ये योजना भी सफल रही थी। इसका ग्रोथ रेट तय करा गया था 5%, प्राप्त हुआ 6% के आसपास, तो सफल रही योजना। अच्छा, उसके बाद सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करना, सोशल लेवल पर जो इनइक्वालिटी है ना उसे रिड्यूस करने का प्रयास करना, इसका एक लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था इसका। इस वाले सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना, तेरे पास पैसा ज़्यादा, मेरे पास पैसा कम, इन दोनों के बीच का गैप कम होना चाहिए। अमीर अमीर होता चला जा रहा था, गरीब गरीब, अमीर और गरीब के बीच की घाई को कम करने का प्रयास करा गया। 85 में आते आते 84 के अंदर इंदिरा गांधी जा चुकी थी, 85 में राजीव गांधी की सरकार आ चुकी थी। राजीव गांधी ऐसा प्रधानमंत्री जिसे पहली बार 400 से ज़्यादा सीटें मिली थी, इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री था, लोगों को तो गाँव गाँव गली गली जाकर मिलता था प्रधानमंत्री। समझ में आई बात है। उसके बाद सुन लो ध्यान से, ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, यू भी क्लियर होगा, यू भी, तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। तीनों में तो कोई सा पेपर में सवाल नहीं पूछा जाने का। सही बात है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया कि भोजन भी, खाना भी बहुत जरूरी, और दूसरा खै कर ना लेटना नहीं, पसरना नहीं, खै कर। इसके बाद काम भी करना, और प्रोडक्शन का नारा दिया गया। ये होता राजीव गांधी का नारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू को बहुत मिस करते थे, याद करते थे। उन्होंने उनके नाम पर एक रोजगार देने के लिए भारत के लोगों को जवाहर रोजगार योजना चलाई थी। सही बात है, बहुत याद करते थे, उन्हें याद कर करके बहुत रोते थे राजीव गांधी। क्या होगा, तो अब उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जवाहर रोजगार योजना चलाई थी 1989 के अंदर। मोदी को नहीं पता इसके बारे में, नहीं तो भी बदल देते सर। समझने की बात है, जवाहर की जगह प्रधानमंत्री कर देते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन जैसे कहते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में चला। ये दोनों पेपर पूछी थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में पहली बार देश के लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही, उसका नाम जवाहर रोजगार योजना 1989 में। अगर तुमसे पूछे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कि नेशनल लेवल पर भारत के लोगों को हम साक्षर बनाने के लिए, ये इलिटरेट है ना, इलिटरेट मतलब असाक्षर है, इन्हें लिटरेट करने के लिए, इसका मतलब साक्षर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए एक बड़ा मिशन चलाया जा। मिशन बड़ा हो, योजना छोटी हो, एक मिशन के अंदर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा। समझ में आई बात है। देख हमारा बहुत बड़ा मिशन है। उसके बाद हमने ना शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट हमारा स्टॉक, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, फलाना ढीमका, ये सब चीज़ें आजकल तुम देखते हैं, उसके लिए एक निकाय बनाया था, एक संस्था बनाई, सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनियामक प्राधिकरण जिसे कहते हैं, विनियामक बोर्ड जिसे कहते हैं, बोर्ड एक प्रकार का, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड जिसे कहते हैं, सेबी, इसका नाम सेबी है। सेबी 1988 में अस्तित्व में आया, 1992 तक काम करना अच्छी तरह स्टार्ट कर दिया था उसने। पेपर में टिक 1988 में लगाई हो। देश से कोने कोने के अंदर तुम ब्लैक बोर्ड दिखाई दे नहीं है। राजीव गांधी की सरकार ने कहा था ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा चौक तक। सही बात यह 1987 में था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, सब जगह ब्लैक बोर्ड बनवा दिए गए। समझना की बात है। इतना ही नहीं रुका हो राजीव गांधी ने कहा जितने भी भारत के लोग हैं जिनके पास सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए वकील के पास खातर पैसे नहीं है, हम तुम्हारे लिए एक संस्था बना रहे, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, तुम नलसा नाम की संस्था बैठी रहेगी, उसके अंदर बहुत सारे वकील लोग हैं, फिर में तुम्हारा काम हो करेंगे। नलसा क्या नाम है, नेशनल NLSA होगा, है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण, राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण NLSA। सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हें विधिक सेवा चाहिए, वकील चाहिए, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, जाओ नलसा के वैज्ञानिक। राज्य स्तर पर हमने सलसा बनाए रखी है, स्टेट लीगल अथॉरिटी, या तो फ्री में वकील मिलेंगे, जाओ हाई कोर्ट में, अगर किसी को कोर्ट मैरिज करना हो तो। सही बात है, हाई कोर्ट में पहुँच जाओ जाकर। और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डलसा मिलेगी, डलसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसे कहते हैं, जिला स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ये मिलेगा तुम्हें। वहाँ से सरकारी वकील बैठेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगर तुम
वंचित वर्गों की कैटेगरी में आते हो। वंचित वर्ग जैसे SC ST समुदाय या OBC वाले, SC ST और OBC वाले, और SC ST तक होगा शायद ये। उसके बाद हमारे पास राजीव गांधी तो नहीं मानना। राजीव गांधी की 400 सीट आ रखी थी, तो राजीव गांधी को खतरा था कभी मेरी पार्टी के टूट कर दूसरी वाली पार्टी में भाग जा, तो उसने 52वां संविधान संशोधन कर दिया 1985 में, और दल बदल कानून बनाया पूरा का पूरा एक। और दल बदल जब कानून बनाया तो 52वां 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, और 1985 में कराया, और 10वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। 10th नंबर का जो शेड्यूल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया। 10वें नंबर की अनुसूची जोड़ दी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ दिया गया। समझा ही बात है। इसी टाइम पे राजीव गांधी के टाइम पे भोपाल त्रासदी गैस कांड हो गया था। भोपाल के अंदर ना गैस लीक हो गई थी, तो ये ना इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे। पहले हुई थी वह, सही, हाँ पहले हुई थी वह, इस बात को लेकर 84 में हुई थी वह, इस बात को लेकर बहुत सीरियस थे। इतने सीरियस थे, 84 में हुई थी, तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का दूषित तो ही रहा, तो पर्यावरण को बचाने के लिए कई लाखों लोग मारे गए थे वहाँ से। पर्यावरण को बचाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक अधिनियम बना देते हैं, और ये पर्यावरण के मामले में आज भी सबसे बड़ा अधिनियम है। एक्ट, कानून बना रखा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था। फिर उसके बाद 89 तक चली ना बात, 90 तक चलेगी ना, VP सिंह की सरकार आ गई बाद में जाकर। इस टाइम पे एक बोफोर्स तो घोटाला हो जाएगा। बोफोर्स तोप खरीद कर लेकर आएंगे बाहर से, उसमें राजीव गांधी सरकार पर आरोप लगाया जाएगा कि राजीव गांधी की सरकार ने जब बाहर से बोफोर्स तोप घोटाला हो, तोप खरीदने गए थे, बोफोर्स नाम की तोप इसे बाहर से खरीदने गए थे, राजीव गांधी की सरकार ने इसमें पैसे खाए, और यह बात पूरे देश के कोने कोने में फैल जाएगी। राजीव गांधी की सरकार का जो हो गिरने का खतरा मंडरा जाएगा, बढ़िया करके तभी इससे अच्छी तरह। उसके बाद 1989 तक आते आते VP सिंह की सरकार आ जाएगी। 89 तक आते आते, जब 89 तक आते आते VP सिंह की सरकार आ जाएगी, तो VP सिंह की सरकार ने पता क्या करेगी, SC ST के लिए जो उन्हें अछूत का नाम देते हैं, जो उनकी जाति का नाम लेकर चिढ़ाते हैं, उनके लिए तुरंत FIR लिखी जाएगी थाने के अंदर जाकर। SC ST एक्ट पारित करवा दिया, इसे SC ST का एक्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण नियंत्रण अधिनियम इसका नाम है। सही बात है। ये 1989 बना दिया हमने, तुरंत FIR हो जाएगी। अच्छा, और क्या करा राजीव गांधी की सरकार, यही नहीं मानी, बोफोर्स तो घोटाला तो हो ही गया। जब हो ही गया बोफोर्स तो घोटाला, या देखो हमारे पास 1986 के अंदर 86 के अंदर फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भी आई। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी अब आई है जो तुम देख रहे हो 2020 के अंदर। है सही बात, पहली बार एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई थी जो पहली बार, वो 1986 में राजीव गांधी ले गए थे। समझ एक बात है, कंप्यूटर लाने का श्रेय भी राजीव गांधी को दिया जा। उसके बाद हमने ना गंगा की सफाई करने के लिए पहले तो मैंने एक पर्यावरण मंत्रालय बनाया। आज हमारे पास पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री हो, पर्यावरण को लेकर मैं इतने सीरियस हो गए, मैंने पर्यावरण मंत्रालय बना दिया 1985 में। सारे पेपर में पूछे हुए, जितने मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं वैसे नहीं लिख रखे हैं, सब पेपर के क्वेश्चन हैं। समझ में ये बात है। उसके बाद 1985 में चले जाओ, 1985 में गंगा की सफाई करने के लिए हमने गंगा एक्शन प्लान भी चलाया। 1985 में गंगा एक्शन प्लान, गंगा साफ हुई अब तक भी नहीं हुई। मोदी जी झाड़ू उठा के पी लेंगे, थोड़े 2-4 फोटो खिंचवाएंगे, उन तक गंगा साफ हो रही, कुछ नहीं होता। इन पाई तक गंगा साफ नहीं है। यमुना चिल्ला रहे, गंगा तो साफ कर लो। आगे चलते हैं, हटाओ से यार। 87 में पहले मैंने बताया था, 61 में गोवा हमने पुर्तगालियों से छीन लिया था, हमारे कब्जे में आ गया था। उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया था हमने, संघ शासित प्रदेश बना दिया था। उसके बाद 1987 तक आते आते गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका। गोवा एक अलग राज्य बन चुका, अलग स्टेट बन चुका। राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ, राजीव लोंगेवाला समिति बना समझौता हुआ था 1985 में। ये राजीव गांधी के साथ हुआ, उनके साथ कहाँ से खालिस्तानी थे जो इसके अंदर पंजाब के अंदर आतंकवाद तेजी के साथ फैल रहा था, वे अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, तब वहाँ एक समझौता हुआ था, राजीव लोंगेवाला समझौता। ये लोंगेवाला, इसकी अलग स्टोरी कभी पढ़ने का मौका मिले पढ़ना। 85 में हुआ था ये भी। समझने की बात। 1985 के अंदर गंगा एक्शन प्लान होगा, बोफोर्स तोप घोटाला होगा, तो राजीव गांधी सरकार पर आरोप लगाया गया था। पहली एजुकेशन पॉलिसी किसी के समय में आई, सब होगा नहीं होगा अंतर, कुछ बचा तो नहीं। ये हमारे पास कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 7वें नंबर की पंचवर्षीय योजना, नोट कर लो सब। करो नोट। चलो जाओ बोर्ड पर देख लो।
सुनो, 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, 8th नंबर का 5 ईयर प्लान आया, 92 से लेकर 97 तक, 90 तक का हमने पढ़ लिया था। 90 के आने के बाद ना हमारे यहाँ योजना अवकाश आ चुका, 2 साल का योजना अवकाश फिर मिला। पहले मिला था पहली बार योजनाओं को अवकाश 5 साल के लिए, 66 से 67 तक, 67 से 68 तक, 68 से 69 3 साल का, फिर 78 से 69 तक, 79 तक, 79 से 80 तक 2 साल का, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब फिर मिला योजनाओं का अवकाश हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 1991 का आर्थिक संकट आ चुका। भारत के पास जो आरबीआई है, आरबीआई की टोकरी के अंदर उसका रिजर्व खत्म हो चुका, फॉरेक्स रिजर्व जिसे कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। भारत की जो रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक, उसकी टोकरी के अंदर डॉलर खत्म हो चुका, और देश को चलाने के लिए डॉलर बहुत ज़रूरी हो। और यहाँ ना इस टाइम पे भी बहुत बड़ा संकट आ चुका हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। बस वित्तीय आपातकाल लगने ही वाला था कि किसी न किसी तरह देश की स्थिति संभली, और जब संभली तो यहाँ योजनाओं का अवकाश रखा हमने। 1 साल का फिर प्लान बनाया, 90 से 91 तक, 91 से 92 तक। और ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी है, याद रखना, इस टाइम पर राजनीतिक अस्थिरताओं का भी दौर है। 91-92 का सरकार घट रही बढ़ रही। 91 में आते हुए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी थी, 91 तक आते आते। उसके बाद ना मनमोहन सिंह को ठेका दे दिया गया, वित्त मंत्री बनाया गया ना कि आप संभालो देश के अंदर, अब क्या होगा, अब आप बताओगे, आप इकोनॉमिक्स हो। 24 जुलाई 1991 को देश के अंदर नई आर्थिक नीति ने जन्म लिया। नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे कहते हैं। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो अब हम अपनी इकोनॉमी के गेट खोलने शुरू कर दिए। जहां हमारी बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, कुछ हद तक बंद अर्थव्यवस्था थी, हमने उसे लिबरलाइज कर दिया, उसे उदारीकृत कर दिया। इसलिए एलपीजी मॉडल हम ना, जो 1991 की आर्थिक नीति आई, उसे एलपीजी मॉडल के नाम से जानते हैं। लिबरल हो गए हम, प्राइवेटाइजेशन कर दिया हमने, सभी चीज़ सरकारी नहीं आने की, बाहर की कंपनियों को भारत के अंदर आने की परमिशन दी जाएगी। ग्लोबलाइज हो गए हम। ग्लोबल का मतलब वैश्विक स्तर की सारी कंपनियां भारत के अंदर आ सकती है किसी किसी क्षेत्र के अंदर। पहले हम लिबरल नहीं आए, तुम लिबरल हो चुके, प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया, और ग्लोबल लेवल की सारी कंपनियां भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में आकर रोजगार कर सकती है, अपना काम कर सकती है। और वही तो चाहते थे वो, समझना ये बात है। 1991 का आर्थिक संकट हमारा ऐसा था। 91-92 तक यही हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति आई, पेपर में कई बार पूछा हुआ, पता लग चुका, ठीक। उसके बाद 92 से लेकर 97 तक, 96 में जाकर फिर चुनाव हो जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, फिर गुलजारीलाल प्रधानमंत्री, फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। इस तरह ही राजनीतिक स्थिरता को तो चलता रहेगा 3 साल तक। एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री, ऐसे करके 3 4 5 प्रधानमंत्री बदलेंगे 97 के 96 के बाद, ठीक है। बहुमत का सरकार तो आने का नहीं, ठीक है, अल्प बहुमत की सरकार आ गई। कभी सरकार टूटेगी, इसके साथ जुड़कर बनेगी, कभी इसके साथ जुड़कर बनेगी, समस्या खड़ी हो जाएगी देश के अंदर। मॉडल अगर पूछा 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या, 8वीं या 92 से 97 तक बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था इस टाइम पर। इसके बाद हमारे बैंकों ने कभी पीछे मुड़ नहीं देखा, आज तक हमारे बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं। समझ में आया बात है। और ये मनमोहन सिंह की देन थी। इस मॉडल को ना हम जॉन मिलर मॉडल के नाम से जानते हैं, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था इस पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्होंने मान लिया था अगर मानव का विकास कर दोगे ना, पूरी अर्थव्यवस्था का विकास खुद ही हो जाएगा। मानव संसाधन विकास पर बल दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज़्यादा बल दिया, समझने की बात है। उसके बाद हमारे पास पीएम रोजगार योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चला रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो 93 में प्रधानमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन चंद्रशेखर, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव, तीसरा कोई भी नहीं। नरसिम्हा राव की सरकार है इस टाइम, ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई 1993 में, इसी टाइम पे पूछा हुआ ना पेपर में, इसलिए बता दिया मैंने। वह जवाहर रोजगार योजना थी जो नेहरू ने चलाई, यह प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये राष्ट्रीय महिला कोष बनाया मैंने, राष्ट्रीय महिला कोष एक फंड बनाया, नेशनल वुमेन फंड। इसके अंदर पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर महिलाओं के विकास के लिए उस पैसे को लगाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार इतना बड़ा राष्ट्रीय महिला फंड, नेशनल लेवल पे एक फंड बनाया जा रहा है 1993 में। 15 से लेकर 35 साल का कोई भी बंदा असाक्षर नहीं रहने का, इलिटरेट नहीं रहने का। तो जब असाक्षर नहीं रहने का तो उसे साक्षर करने के लिए, यानी पूर्ण साक्षरता में बदलने के लिए 15 से 35 साल के बंदों पर ज़्यादा बल दिया गया। ये भी अच्छी बात थी। इसी समय पर 1992 की बात बता रहा हूँ, 1992 में 11वीं और 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और जो नगर निकाय थे, नगर निगम थे, उन्हें भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। समझ में आई बात है। पहले उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं आता, अगर जब किसी चीज़ को संवैधानिक दर्जा मिल जाए ना, उसकी अलग ही वरीयता हो, समझ में आई बात है, उसे फिर कोई भी खारिज नहीं कर सकता, ठीक। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 1992 के अंदर,
ठीक, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन करा गया था। 73वां था एक, तो 73वां और कौन सा था, 74वां संविधान संशोधन, ये करे गए थे। ठीक, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसे गिरा दिया गया बाबरी मस्जिद को। देश के अंदर आंदोलन चल रहा था, अडवाणी अपनी यात्रा निकाल रहे थे। अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था, पता किसने, लालू प्रसाद यादव ने, बिहार के अंदर जब जा रहे थे। और बिहार की वो राजद जो पार्टी है ना, सही बात है, उस पार्टी की और बीजेपी पार्टी फिर कभी नहीं बनी, दोनों हमेशा विपक्ष में रहे। पूरे देश के अंदर यात्रा निकाल रहे थे, राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। इसी के संदर्भ में लालू प्रसाद यादव ने उस समय गिरफ्तार कर लिया। मेरे बिहार में कुछ आगा ना इस तरह का, ये धार्मिक उन्माद नहीं चलने का, सबको साथ लेके चलना होगा। ठीक, क्योंकि हिंदुज़म का नारा जो हो लाल कृष्ण अडवाणी को दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी का सपना था प्रधानमंत्री बनने का, मोदी जी ने उसे भी साइड में लगा दिया। सही बात है, इसी बात पर आरोप लगाया जा, मजाक नहीं कर रहा है कि लाल कृष्ण अडवाणी की राजनीति इन्होंने खत्म कर दी। लाल कृष्ण अडवाणी ऐसे बैठा रहा, वो कभी बोलता ही नहीं बेचारा, सच में नहीं बोलता, ऐसा लगा पता नहीं कौन सी मिट्टी गोली दे रखी है। छः दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा देगा, विध्वंस था उसका। उसके बाद 1995 तक आते आते पता क्या हुआ था, हमारे यहाँ जब हरित क्रांति हुई थी, एक तो 60-70 के दशक में हरित क्रांति हुई, कल मैंने पढ़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं। उस हरित क्रांति तो ये हुआ पूरे भारत के अंदर ना, एक तो सबसे पहले मामले में गेहूँ आया हमारे पास, दूसरे नंबर पर चावल, फिर तीसरे नंबर पर गन्ना। और जब हम इस बात में आत्मनिर्भर होते चले गए, हमने बाहर से नहीं मंगाना स्टार्ट करा, आज भी हम पूरी दुनिया को गेहूँ खिला रहे, पूरी दुनिया को, चीनी भी पूरी दुनिया को खिला रहे, सच में। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील के मामले में वैश्विक स्तर के अंदर जितनी भी चीनी बांटी जा रही, पहले नंबर पर ब्राज़ील चीनी बांट रहा है, दूसरे नंबर पर चीनी हम बांट रहे। जितना भी वैश्विक स्तर पर निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, जितने भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें तो ये समझ लो दूसरे नंबर का एक्सपोर्ट हम कर रहे, पूरी दुनिया को हम चीनी खिला रहे। समझ में आया बात है? तो उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 95 तक आते आते सरकार ने सोचा इतने गेहूँ चावल का करोगे भी क्या, इतने गेहूँ चावल का करोगे क्या, सब चीज़ जा चुकी है। तो सरकार ने सोचा इस गेहूँ चावल को ख़त्म करने के लिए कोई तो स्कीम चलानी चाहिए। एक काम कर दो, 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे हो ना, स्कूल में खिचड़ी बांटो, चावल तो ही बना खिचड़ी में, सही है। चावल तो आत्मनिर्भर हो ही चुके हैं, सही है। दो दलिया बना कर बांटो ना, दलिया बना कर, दलिया किसका बना, गेहूँ का बना कर आराम, सही बात है। तो जो चीज़ ख़त्म तो करना ही था उसे। बाहर के लोग हमारा गेहूँ खरीद नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी गुणवत्ता खराब है। इन पर आरोप लगाया जा कि ऐसे ऐसे इन्होंने पैदा कर करा, तो देश के अंदर गेहूँ सड़ना शुरू हो गया था। आज भी यही हालत हमारी, गेहूँ और चावल सड़ना शुरू हो गया था। पूरी दुनिया को हम चावल खिला रहे, पूरी दुनिया। पहले नंबर पर थाईलैंड है चावल के मामले में, दूसरे नंबर पर चावल जो बासमती का चावल, नाम सुना तुम ना, पूरी दुनिया को बासमती चावल खिला रहे हैं। पूरी दुनिया में जितना भी चावल निर्यात करा जा रहा है, थाईलैंड के बाद हमारा 2022-23 में पहले नंबर पर आए। थाईलैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया, थाईलैंड को भी पीछे छोड़ दिया हमने चावल के मामले में, पहले नंबर पर आ गए। चीन चावल पैदा करने के मामले में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारे स्थान है। ये सारे पेपर में सवाल पूछे जाएंगे जो बता रहा हूँ मैं। तो मिड डे मील स्कीम चलाई हमने, मध्यांतर योजना बोलते हैं, मध्यांतर माध्यमिक योजना बोलते हैं। मिड डे मील योजना कहाँ गई? ये रही मिड डे मील योजना, इंग्लिश में नाम है मिड डे मील योजना। मिड डे मील भिड नहीं है, मिड डे मील योजना 1995 में चलाई। 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को खिचड़ी बांटेंगे, सही बात है। चुगड़ डर लग जाओ स्कूल में खाना मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चों को खाना चाहिए, सही बात है। सबसे उसकी प्राथमिकता एक ही चीज़ हो, खाना। जहाँ खाना होगा ना वहीं जाएगा बस। मामा के यहाँ भी इसलिए जाओ कि पकवान छोटा छोटा बच्चा हो, क्योंकि पकवान बढ़िया मिला ना वहाँ से, ठीक है। रिश्तेदारियों में इसलिए जाएगा। अच्छा, लड़कियों का एक ही शौक, उन्हें कितने पैसे कौन देगा जाएगा, सही बात है। ये मेहमान की तरफ एक ही तरह नहीं देखते, जब मेहमान उठ कर चले गए, मेहमान आया नहीं घर में, तो उसे छोटी छोटी लड़कियाँ हो इसी शकल तो जज करेगी, अच्छा 10 या 20 अगर पता लगा रहे 5 रुपये वाला, वो तो पानी का गिलास ही देगी सीधे जाकर, वो भी घंटा लेट लेगा आगे। सुन लो, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ऐसा ही है क्या? सही बात है क्या? बचपन में छोटे छोटे क्या करते थे इस तरह? बुआ ज़्यादा पैसे देगा जा बुआ, अच्छा बुआ ज़्यादा पैसे देगा, मामा भी देगा, अच्छा मामा भी देगा। किसी सबका अलग अलग कल्चर हो ना। लड़के बस आधार कार्ड का मुँह बना के बुझे, या लड़के बचपन में था क्या सोचते यार लड़की होते पैसे तो मिलते कम से कम। और जब एक ही घर में 2-3 महीने हो, फिर उनमें पैसे नुको ना, कोई 500 का पकड़ा दिया और 2-3 महीने हो घर में, और उसे बांटने के ऊपर बड़ा विवाद खड़ा हो जा। ऐसा तो यहाँ बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद नहीं आता।
मिड डे मील योजना 1995 की। सुन लो, 1995 में इंटरनेट सेवा भी शुरू हुई। पहली बार इंटरनेट 1995 में ही आ रहा है, उससे पहले कुछ नहीं आता यहाँ से, ना कोई मोबाइल फ़ोन था ना कुछ, या कुछ नहीं आता। इंटरनेट का आई भी नहीं आता, समझिए। पहली बार इंटरनेट 1995 में आ रहा है, सही बात है। पहली बार इंटरनेट, और आज देख लो इंटरनेट कहाँ से, सही बात है। 1995 से पहले लोग कॉपी किताब उठा घूम थे बस, और कुछ नहीं है। अब डिस्ट्रैक्शन से देखो कितने सारे बढ़ चुके भाई। 71वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास ही, ठीक। भारत के संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को हमने राजभाषा का दर्जा दे रखा है। काम काज होगा इन भाषाओं के अंदर होगा। वो हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सारी भाषाएं हैं। तो दक्षिण भारत के जो राज्य थे ना, साउथ इंडिया के जो राज्य थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये नाराज हो जाते। आप दिल्ली में बैठे रहते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके इंग्लिश या हिंदी में छपते हैं। हम तो तमिल वाले, हमें समझ में नहीं आती, छापो हमारा। हम तो कोंकणी वाले, हम तो कोंकण बोलते हैं, केरल में रहते हैं, हमारी समझ में नहीं आती है। हम तो नेपाली बोलते हैं, हमारा इधर का इलाका नॉर्थ ईस्ट वाला है पूरा का पूरा, ये नेपाल तक टच है, हम तो ये वाली भाषा भी बोलते हैं, या इसी समुदाय के लोग भी रहते हैं। आपका डॉक्यूमेंट हम कैसे पढ़ेंगे? आप तो हमारे साथ अन्याय कर दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, 8वीं अनुसूची जोड़ी, सारे डॉक्यूमेंट हम इसमें भी छापेंगे। 22 भाषाओं में डॉक्यूमेंट छापते हैं, और ज़रूरी भी है ताकि उन लोगों के साथ न्याय करा जा सके। समझ में आएंगी बात है। तो इसलिए हमने ना 71वां संविधान संशोधन करके इनके साथ न्याय करा। नेपाल के लोग भी रहते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सही बात है। इन भाषाओं को हमने 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल कर लिया, 8th शेड्यूल के अंदर शामिल कर लिया। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा हमने, देश का सबसे बड़ा। इसी टाइम पर हमने इनसैट 2A, इनसैट 2B इसी टाइम पर लॉन्च करे थे। ये क्या थे? उपग्रह थे। उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ जाके चक्कर लगाएंगे, सही बात। सैटेलाइट नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, इससे हमारा संचार बढ़ जाएगा। आप फ़ोन करोगे, वैसे सैटेलाइट के पास जाएगा, फिर वहाँ तो आपके पास जाएगा, वहाँ तो लोकल टावर के पास, तो फिर आपके फ़ोन पर बात होगी। ये इसी टाइम पर स्टार्ट हो रहा है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब 94-95 की बात है। इसी टाइम पर 94 के अंदर हमने PSLV ये लॉन्च व्हीकल हो, जो क्या करेगा, सैटेलाइट को बैठा कर ऊपर लेके जा। एक खोखला टाइप का हो, डब्बा समझ लो टाइप से, इसके अंदर हम सैटेलाइट को रखेंगे, और ये सैटेलाइट फिर ऊपर जाएगा ऐसा करके, ये छोड़ का वहाँ जाएगा, फिर ये खुल कर लग हो जा। ये हमारे पास पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का सबसे भरोसेमंद है। आज इसके अलग अलग वर्जन है। अब तो Mark 3 यूज कर रहे हैं, अब तो आगे पहुँच चुके हैं अलग लेवल पर। PSLV को हमने 1994 में पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। भारत का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल है वो, सही बात है। पूरी दुनिया के लोग फिर भारत की तरफ पढ़ना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हम सस्ते में कर रहे थे। वही उसी काम को कई हज़ार करोड़ रुपए में कर रहे हैं, वही हम 10-5 रुपये में करके चल भेज देंगे तुम्हारा सैटेलाइट। अपने सैटेलाइट सब यहाँ लेकर आते थे, फिर होड़ मच गई। भारत में बहुत सबके सैटेलाइट लॉन्च हुए, 113, अब तो हमने कुछ साल, 1-2 साल पहले 103 सैटेलाइट लॉन्च करे पूरी दुनिया के। आज हम इस बात में देखो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। स्पेस के मामले में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके, ठीक। उसके बाद इसमें क्या हुआ हमारे पास, 1992 में पर्यावरण में क्या हुआ समझ लो। 1992 में रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरी, ठीक। ये हमारे पास कहाँ पड़ा? ब्राज़ील में पड़ा है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका नक्शा देखो कि साउथ अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। गन्ने की खेती करता है, तो चीनी के मामले में पहले नंबर पर वही है। उसी के अंदर रियो डी जेनेरी, यहाँ रियो डी जेनेरी शहर का नाम है वहाँ के, सही बात है, ब्राज़ील के। वहाँ ना पूरी दुनिया एक साथ बैठी पहली बार, और यहाँ जो तय हुआ, क्योंकि आगे 21वीं सदी आने वाली थी, 21वीं सदी चल रही, उसके लिए एजेंडा 21 तैयार करा हमने कि हम आगे भविष्य में करेंगे क्या। हमने इस 20वीं सदी को ख़राब कर दिया, क्योंकि 92 में आ चुका ना। अब 21वीं सदी आने वाली, पर्यावरण का नुकसान नहीं होने देना। आप यार पेट्रोल, डीजल, ये सब कोयला, बिजली यूज़ करके आपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो, क्योंकि आपका कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। जो कार्बन एक प्रकार का गर्म एलिमेंट है, वो सही में वो हीट जनरेट करता, और जब हीट जनरेट करता तो हमारे ग्लेशियरों पे पिघलने का खतरा बना रहता, और हमारे इस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता। सही में पृथ्वी हमारी गर्म होती चली जाती है, और उससे अलग अलग प्रकार की जलवायु क्लाइमेट चेंज होता है। तो आपको करना होगा, आप अपने यहाँ ना कार्बन का एमिशन कम करना होगा। एजेंडा 21 तैयार कर लो। 21वीं सदी के लिए आप क्या करने वाले? पेपर में कई बार पूछा है एजेंडा 21 कब आया है, ठीक। पूरी दुनिया काम कर रही है, इसमें केवल भारत ही नहीं, सही बात है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार करा गया पूरे वैश्विक स्तर पर। फिर हमारे पास ये CBD है, बायोडिजस्टिविटी को लेकर हमने कन्वेंशन में है। बायोडिजस्टिविटी जैव विविधता को लेकर पूरी दुनिया जैव विविधता को बचाने के लिए कन्वेंशन तैयार करा। उसके बाद हमने क्या है, मरुस्थलीकरण को, पूरी दुनिया में मरुस्थलीकरण तेजी के साथ फैल रहा है। अगर मरुस्थलीकरण को नहीं रोका गया, क्योंकि ज़मीन थी ना जो पक्की ज़मीन थी, अभी रेतों बदलती चली जा रही, अगर नहीं रोका गया ना उसे, तो हो सकता है एक दिन पूरी पृथ्वी रेत रेत बन चुकी हो, तुम्हारे घर भी धंस चुके होंगे, बर्बाद हो जाओगे तुम। ये हमारे पास UNCBD, समझ बात है, ये तैयार करा गया। तो बहुत सारे काम हुए देश में। ये 3 प्रमुख सम्मेलन, 3
3-4 प्रमुख बातें थी वहाँ की, अगर इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया हमने 1995 के अंदर ही, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और भी बहुत सारे काम हुए होंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में कई बार पूछे हुए, नोट कर लो सर। देखो इस टाइम पर ना 1991 के आसपास ही रह गया था, ये देख लो 1991 के आसपास हमारे पास फंड खत्म हो गया था, तो सरकार ने सोचा पैसा बढ़ेगा तो बढ़ेगा कहाँ से, इन्होंने सोचा टैक्स के लिए कोई रिफॉर्म कर दो, हो सकता है पैसा बढ़ बढ़ जाए, तो टैक्स में बदलाव करने के लिए इन्होंने एक चलैया समिति बनाई थी। ये चलैया समिति थी टैक्स से संबंधित थी, अगर पूछ लिया जाएगा कभी, 1991 में बनी थी योजना विकास के दौरान, समझ यही बात है, चलैया समिति। एक चीज़ और लिख ली इस वाली योजना के अंदर, एफपीआई पॉलिसी आई थी हमारे पास, मतलब ये 1992 की है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बाहर के निवेशक भारत की शेयर मार्केट में आकर पैसा लगा सकते हैं, इसी तो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तरलता, लोचशीलता जिसे कहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। एफपीआई पोर्टफोलियो निवेशक को आने की परमिशन 1992 में दे दी गई, ठीक। थोड़ा लेट करा, इसी बात पर मनमोहन सिंह की बहुत आलोचना हुई थी, मनमोहन सिंह को बहुत ताड़ा गया था, उन्होंने कहा क्यों भारत के लोगों को यहाँ इन्वेस्ट, लेकिन इसका फ़ायदा फिर बाद में जाकर पता चला, ठीक। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम कहानी को आगे बढ़ा, इसे हटा देते हैं, हटा दो सर। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 96 में चुनाव हो गए थे, 96 में चुनाव होने के बाद ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी का भी पूर्ण बहुमत नहीं आया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई दूसरे पार्टी के साथ मिलकर, कर्नाटक वाली पार्टी के साथ मिलकर, अटल बिहारी वाजपेयी बनाया प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद फिर प्रधानमंत्री गिन गए, फिर गुजारी लाल नंदा, फिर एच डी देवगौड़, ऐसे करके राजनीतिक अस्थिरता को दो चलता रहा, कब तक, 97 तक, 97 तक, समझ बात। या तो उसके बाद अगला जो हमारे पास है ना, अगले अब हमारे पास जो होने वाला, अब कौन सी 9th नंबर की 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक, 1997 से लेकर 2002 तक, 2002 तक, ठीक। उसके बाद हुआ क्या इस दौरान, पहले नंबर का पॉइंट 2002 तक इस टाइम यह योजना यहाँ तक रहने वाली, 2004 तक हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी रहने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी सीधे प्रधानमंत्री थे, अच्छे थे, गठबंधन की सरकार में काम कर रहे थे, समझ बात है। 2002 तक 4 तक रहने वाले में, 4 में तो फिर चुनाव होगा, फिर मनमोहन सिंह की सरकार आ जाएगी। इस दौरान हुआ क्या ये भी समझ लो, ये जो मॉडल अपनाया इन्होंने उस आगत निरीक्षित मॉडल के नाम से जानते हैं, जिस मॉडल को यूज़ करा, क्या नाम है, आगत निर्गित मॉडल, निर्गत या निर्गित मॉडल। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने साइन इंडिया का नारा दिया था, पूरे देश के अंदर ना रोड बिछा देंगे हम, पूरे देश के अंदर रोड बिछा देंगे, इंडिया को चमका देंगे, रोड बिछा बिछा के, अब चमक रहा है इंडिया। कहाँ 2002 में दिया था नारा, अरे ये कहाँ 2000 कौन सा चुका, 25 चल रहा, 26 चल रहा है, 25 चल रहा, चमक गया इंडिया, ठीक। सामाजिक न्याय में बल दिया ना, सोशल जस्टिस पर, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर बल, आर्थिक विकास पर बल दिया। इस कौन से नंबर की है, 9th नंबर का 5 ईयर प्लान है ना, कहा हम सोशल जस्टिस को बढ़ावा देंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हम बल देंगे। अच्छा एक और चीज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट, 3 नंबर पर ध्यान से सुनो। और क्या हुआ, 2001, 2, 97, 98, 99, 98 के अंदर पता क्या हुआ, इस योजना के दौरान 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ, और वो भी सफल परमाणु, हाँ पोखरण ने बना दिया, पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु परीक्षण, ये एक्सपेरिमेंट हुआ, परीक्षण हुआ, और इससे सफल है वो। अब बता दे पूरी दुनिया को ना, बेटे परमाणु बम हमारे पास छेड़ने दिए, मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। 1998, 98 इसे पिक्चर ही बनी पोखरण,
1999 में कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। कारगिल युद्ध है इसी टाइम है। ये अटल बिहारी वाजपेयी में प्रधानमंत्री जो बस्त पाकिस्तान चले जा सीधे, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात है। ये मैं प्रधानमंत्री जो यूएनओ के अंदर जाके हिंदी में भाषण दे, हिंदी में यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदी में भाषण दे रहे, अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी पार्टी से थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे, अपने आप को सनातनी हिंदू बताते थे। हाँ, इन्होंने पता क्या करा, 86 यानी 86वां संविधान संशोधन करा, 86वां संविधान संशोधन। हमने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, ये कह रहे जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं ना, जो 2002 में करा इन्होंने, इन्होंने हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे। मैंने कहा यह क्या बीमारी, वो कह रहे फ्री में। मैंने कहा और, वो कह रहे मौलिक अधिकार भी है इनका, अनुच्छेद 21A का पार्ट बना दिया था, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए मौलिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया। मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा 11वां, 11वां मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इम्पोर्टेंट, सन 2000 के अंदर हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया, सन 2000 के अंदर हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इसे बोलते हैं आईटी एक्ट। आईटी एक्ट की धारा 66 पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में श्रेय सिंगल वाले मामले में उसे रद्द कर दिया था। ठीक, ऐसे भी रद्द कर दे सुप्रीम कोर्ट, किसी एक्ट की धारा भी रद्द कर दे। तो आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, एक ही हमारे पास अब तक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये मूल एक्ट हमारे पास। इसमें फिर बाद में 21 में 22 में संशोधन भी हुआ इसमें, इसे छोड़ दो। आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के अंदर आया। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है, जीडीपी के अंदर 2003 में सरफेसी अधिनियम भी लिया है, एनपीए वाला, जो पैसे लेकर भाग जाते हैं, बैंक का पैसा लेकर भाग जाते, सरफेसी एक्ट भी ले आए हम, एफआरबीएम एक्ट भी ले गए हम 2003 में अंदर ही। एक आए हम फेमा, PMLA एक्ट 1998 था वो, 1998 में PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यहाँ के नेता बाहर पैसे भेज देते, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, पानी के जहाज में भर के पैसा भेज देते, इसके तहत सजा मिलेगी। समझने की बात है, पैसा बाहर भेज दोगे तो। और भी बहुत सारे इसके अंदर बात डाल की, PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, सर PMLA एक्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पर सरफेसी अधिनियम, सरफेसी एक्ट ले आए हम सन 2002 के अंदर, 2 का 3 का। फेमा भी ले आए, FEM, फेमा को फेरा बनाया था उसके बाद में, इसे 1999 का। जो क्या है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FCEMA, फेमा, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हमारे पास। भारत की करेंसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता, याद रखना बात है, ठीक है। आतंकवाद को बढ़ावा मिले इस तरह, राहत फतेह अली खान को रोक लिया गया था एयरपोर्ट पे, निकाल भारत के पैसे ला, कहाँ लेके जा रहा है। कह मैं तो अपने देश के अपने बच्चों को दिखाता, देखो मेरे पास इंडिया करेंसी, क्या पता फिर तो पाकिस्तान में जाकर वहाँ कश्मीर वालों को देगा। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, सन 2000 के अंदर 3 राज्य बने, सन 2000 के अंदर। एक तो उत्तराखंड बना हमारे पास, झारखंड बना, पहला नंबर पर हमारे पास छत्तीसगढ़, दूसरे पर 9 नवंबर को बना उत्तराखंड,
फिर 15 नवंबर को बना हमारे पास झारखंड। JH के झारखंड। और भी है हमारे पास कुछ, सन 2000 के अंदर ही हो रहा है अभी। 2001 2 3 4 2 2002 तक सड़क योजना में चलाओ। प्रधानमंत्री साइन इंडिया का नारा दिया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चलो इसे उठा लो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना 2002 में ही आई है। दिखा एक में होगी, दो में देख लो, चेक कर लो सब। और क्या करा हमने इस टाइम पे? FRBM एक्ट लागू कर दिया हमने, ठीक है, कि आपको अपना राज्य कोष से घटाना GDP के 3% पर लाना होगा। हाँ 2003 में हो तो इसे नहीं लिखती। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इतना पता होता मुझे। 3 में छोड़ दो। और बताओ कुछ है? 2001 2 कुछ 2001 में संसद में हमला भी हुआ था, याद है तुम्हें? छोड़ दो से, संसद के अंदर आतंकवादी घुस गए तो बताओ कितना बुरा हाल है यहाँ। और सोचो 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 सोचो, डालो दिमाग पर जोर। है कुछ? 1 2 3 4 97 98 97 98 98 98 98 98 में कुछ बना? 99 2002 में संविधान समीक्षा आयोग। और बताओ कुछ, और बताओ। इन्वायरमेंट में देखो कुछ, इन्वायरमेंट 2002 जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 पारित करा हमने। जैव विविधता, बायोडिजेस्टिविटी, बायोडिजेस्टिविटी कंजर्वेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, जैव विविधता संरक्षण। और भी पता नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है। और देखो ये सारे पेपर में सवाल पूछे हुए हैं, चलो नोट करो ना। दसवीं पंचवर्षीय योजना आ गई हमारे पास, है ना? 10th 5 ईयर प्लान, कब से कब तक? सन 2002 से 2007 तक। ये वाला प्लान चलने वाला कब तक? 2002 से लेकर 2007 तक। ओके, अब 2002 से लेकर 2007 तक जब ये चलेगा ही, तो भैया हमको ये बता दो कि 2004 तक प्रधानमंत्री कौन है? 4 से बन जाएंगे मनमोहन सिंह। अच्छा, मनमोहन सिंह की सरकार। अच्छा ये बताओ मुझे, इस दौरान सबसे पहली बात, इसका मुख्य फोकस किस चीज़ पर था, ये बता दो। 2000, ये जो हमारे पास 10वें नंबर का 5 ईयर प्लान था, इसका मुख्य फोकस कहाँ था? मेन फोकस कहाँ था इसका? मुख्य फोकस कहाँ था? किस चीज़ पे इसका मुख्य फोकस था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। क्या काम था इसका? जिसका देश, ठीक है, देश के अंदर गरीबी, देश में गरीबी। बस मुझे एक बात बता दो, इस टाइम पर 2002 के आसपास राष्ट्रपति कौन है? 2002 में 2002 में 2002 में बता। KR नारायण। मुख्य फोकस का देश में गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना, बेरोजगारी को समाप्त करना। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात हमारे पास, मुख्य फोकस यही था।
10 सालों के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, अगले 10 वर्षों में पर कैपिटल इनकम को दोगुना करना, 2 गुना। अच्छा, पर कैपिटल इनकम 2 टाइम्स कर दोगे तुम, हुआ क्या? कुछ नहीं। राष्ट्रपति कौन? 2002 तक 5 तक 5 5 2 में 2002 में तो 5 तक रहने वाले, 5-7 तक में, हाँ 5-7 तक रहने वाले हैं। तो 2 इसका मतलब 2002 तक लेकर 5-7 तक रहने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम उसके बाद भी तक भी रह सकता शायद। तो राष्ट्रपति हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, 2002 के बाद 3 के अंदर हमारे पास इस पंचवर्षीय योजना के अंदर एक एक्ट हमारे पास FRBM एक्ट, नाम पता क्या इसका? 2003 में आया, 2003 में आया। इसे कहते हैं हम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय बजट प्रबंधन उत्तरदायित्व अधिनियम, ऐसा करके एक्ट है हमारे पास। ये इसका काम है घाटा ना, जो राजकोषीय घाटा, भारत की सरकार को जो घाटे का बजट बनाया जा रहा है, वो घाटा, जिसका घाटा होना चाहिए जीडीपी का 3% होना चाहिए, 3% से भी बल्कि कम होना चाहिए घाटा। डेफिसिट है ना, जीडीपी के 3% से कम होना चाहिए। और चौथा नंबर बताओ, 2003 के अंदर ही क्या हुआ? 2003 के अंदर ना कैबिनेट के अंदर जो मंत्री बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या 15% कर दी गई थी। 91वां संविधान संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन। इसमें पता क्या कहा गया? इसमें भी कहा गया भाई देखो, कोई भी जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद हो, उसके अंदर जो मंत्री बनाए जा सके, टोटल जो मिनिस्टर बनाए जा सके, मंत्री बनाए जा सके, वो ना कितना बताया था? लोकसभा जो हमारी के कुल सदस्यों का 15% के आसपास बना सकते हैं। इससे ज़्यादा मंत्री बना सकते हैं आप। अभी भी 24-25 मंत्री हमारे यहाँ। इसे छोड़ दो, काम की बात याद करो। क्या 92 में क्या हुआ था? अच्छा हाँ, ये 92 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझ लो, ये तो पेपर पूछा हुआ। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, ये 2003 में हुआ। बोडो हमने ना 8वीं अनुसूची के अंदर, 8वीं हाँ अनुसूची के अंदर 4 भाषा जोड़ी हैं। अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी, एक तो बोडो असम के अंदर बोले जा, डोंगरी, मैथिली, एक थी संथाली, ये भाषा जोड़ी बाद में हमने, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। पेपर में पूछे जाए 2003 के अंदर। अब 22 भाषाएं हो चुकी, ठीक है, जिन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। काम काज सारे समय होंगे। दो 2005 के अंदर हम मनरेगा लेकर आए, अब इसका नाम मनरेगा होगा, मनरेगा कार्यक्रम। पहले इसका नाम नरेगा था, अब मनरेगा होगा। कब? 2 अक्टूबर 2005। घरेलू, ये हमने बना दिया, घरेलू हिंसा
डोमेस्टिक लेवल पर जो वायलेंस हो रहा था ना, उसे समाप्त करने के लिए घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 2006। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट RT एक्ट है हमारे पास। ये किसी भी संस्था की तुम्हें जानकारी चाहिए यहाँ तो लगा RTI लगा लो जाकर, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसे कहते हैं 2005, और फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया हमने, फसाई FSSAI, उसे FSSAI कहते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण बना दिया अपने एक प्रकार का। 2006 में बनाया हमने। आई है AI है। AI ठीक 2006 में बनाया हमने। फिर 2007 में आते आते हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चला दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, क्योंकि अनाज ही हमारे पास इतना हो चुका था तो रखेंगे कहाँ, ऐसे मिशन चलाएंगे फिर और क्या करेंगे, क्योंकि हरित क्रांति ने इतना अनाज पैदा कर दिया था। राष्ट्रीय खाद्य जिसे बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में। और बताओ 7 5 6 7 5 6 7 सोचो कुछ और, 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5, वो तो 2009 होगा। और सोचो 2006 में मैंने राज्य का मामला था, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर छोड़ दो। इन्वायरमेंट में देखो कुछ हो रहा था 5 6 7 5 6 7 4 कुछ है। विज्ञान में एग्रीकल्चर में किसान क्रेडिट कार्ड तो 1998 में बनाया यार। एग्रीकल्चर में सोचो 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 सोचो, चलो उतना ऐसा मैं सोचता हूँ कुछ, फिर देख लो। अब देखो 11वें नंबर की पंचवर्षीय योजना, माना कि हम यार नहीं, 2007 जा चुका, मेरे दिल की गलियों से तेरी यादें जा चुकी है। 2007 12 डेंजर्स जोन है। 2007 से 12 कौन है प्रधानमंत्री? कौन है? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पटेल, पहली राष्ट्रपति थी देश की। चलो, मीरा कुमारी ने भी चुनाव लड़ा था लेकिन हार गई थी मीरा कुमारी। चलो एक काम करते हैं, पहले नंबर पर तो 11वें नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। इसकी इंपॉर्टेंट बातें याद रखते हैं। इस दौरान हुआ क्या, देश की कुछ परिस्थितियाँ देख लेते हैं, क्या कंडीशन चल रही थी इस टाइम पर। 11वीं ने खत्म हो गया। 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ हुई है, इसका डेट भी पूछ लिया जाए। 1 अप्रैल 2007, इंग्लिश बात कर लेता है, ये भी पूछ लिया जाए। 1 अप्रैल। दूसरे नंबर पर इसका उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका काम था कि हम तेजी के साथ विकास करेंगे, तीव्रता एवं समावेशी विकास। तीव्रता एवं समावेशी विकास की बात करते हैं, तेजी के साथ विकास करेंगे हम। अच्छा भाई, चलो हाईली ग्रोथ करेंगे। और क्या कह रहे थे इसी टाइम पे? बताओ और क्या हो रहा हमारे पास? कुछ खास बात 11वीं पंचवर्षीय योजना की? ग्रोथ रेट
हाईली ग्रोथ रेट रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2008 में मंदी आई थी इस टाइम पर, पूरी दुनिया के अंदर मंदी छाई हुई है, हम 8% पर ग्रोथ कर रहे हैं। बताओ 8.9% के आसपास जीडीपी का लक्ष्य रखा गया, 8.3 पर 9% तो लक्ष्य रखा है। लक्ष्य देखो कितना रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 9% का, और 8.3%, 0.3% ग्रोथ कर रहे थे हम। कितनी बड़ी बात है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है यार, ठीक। पूरी दुनिया में मंदी छा रही थी यार, ये पूरी दुनिया मंदी में थी, हम इतनी % पर ग्रोथ कर रहे थे, पूरी दुनिया चौंक रही थी। ये मनमोहन सिंह के थे ना, समझ में आई बात। यार 2000 हम 7 से लेके भैया 8, 9, 10, 11 चल के आ रहा था इस टाइम पर। 8 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे बच्चे पढ़ा रहा था। 8, 9, 10, 8, 9 में तो 1.5 कर रहा था मैं मजदूरी, मनरेगा में काम कर रहा था मैं। सोच लो, ताज़ा ताज़ा कार्यक्रम चला था। मेरे पापा को मनरेगा ठेका मिला था उस टाइम पर। 7, चलो 7, 8, 7 में क्या हुआ, और 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया। ये थोड़ा जोड़ूंगा मैं इसमें। नेशनल लेवल बताओ क्या हुआ। 8 में क्या हुआ, आर्थिक पाबंदी आई, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 में और क्या करा मैंने, 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी थी, गंगा नदी को इसे राष्ट्रीय नदी बता दिया हमने 2008। और बताओ 2010 में तो हम 2010 के अंदर में तो हमें एनजीटी बना लिया हमने। एनजीटी यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है, सही है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे कहते हैं। 2011 में जो सहकार समिति हुई ना, उन्होंने संवैधानिक दर्जा दे दिया था। इसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। राष्ट्रीय हरित हरित अधिकरण, प्राधिकरण भी कहते हैं कुछ लोग, ट्रिब्यूनल कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हो भाई, जितने भी पर्यावरण के मामले होंगे ना सारे वहीं देखे जाएंगे। ये कोर्ट एक प्रकार का पर्यावरण से संबंधित मामलों का। कभी न कभी 2009 के अंदर हम RTE एक्ट ले आए, राइट टू एजुकेशन। तुमने देखा है टीवी पे ऐड होता, स्कूल चले हम, और एक पेंसिल पे एक लड़की इधर बैठ रही है, एक लड़का इधर बैठा था। वो समानता का प्रतीक था, लड़की लड़की को बराबर को, दोनों को बराबर की दर्जा मिलेगी। अनुच्छेद 14 को बढ़ावा दे रहा था वो। आर्टिकल 14 का सिंबल था वो। स्कूल चले हम, पता लग गएंगे तो लड़की उतार दी, लड़का पड़ा था हमने नहीं देखेगा तुम इस तरह करके, ऐसे कर पहले लड़का बैठा है, ऐड में देखो आगे पहले लड़का बैठा है, ऐसा कर लड़का बैठा है, फिर इधर आकर लड़की बैठ गई। सही बात, तो बैलेंस होगा नहीं होगा। तो स्कूल चले हम तो ये तो नीचे लिखता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान चलाया हमने इस टाइम पर। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बड़े, सर्व शिक्षा अभियान पढ़े नहीं सर्व शिक्षा अभियान एक कैंपेन चलाया हमने। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, राइट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया। इसमें क्या दिया गया, कोई भी प्राइवेट या सरकारी मास्टर किसी बच्चे का हाथ नहीं लगा सकता। धारा 32 में लिखा हो, कोई नहीं पीट सकता, सजा हो जाएगी। हाँ, बच्चों की जानकारी है ना, उनके माँ बाप को गया है। मैं तो पूरा फायदा उठाऊँ इसका इसकी बहुत सारी धाराएं है ना। RT एक्ट की दो, एक क्लास में 35 से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ा सकते। सही बात क्या, 35 बच्चों पर सरकारी स्कूल पे एक टीचर होना चाहिए। प्राइवेट की बात है, पर सरकारी स्कूल की बात चल रही है। और बताओ 2009, 10 चल कम कर, दिमाग कम कर, जाग। 10, 11 सहकारी संस्था वाला। 97वां संविधान संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन हुआ। 97वां पेपर में पूछ रखे बैठे हैं, 97वां संविधान संशोधन। संशोधन क्या होता है तुम्हें, क्या हुआ था इसमें? मतलब सहकारी समिति क्या है ना, संवैधानिक दर्जा दे दिया था।
ये सहकारी समिति है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिलेगा। एक आर्टिकल मेरे नाम को ले देता अगर अम्बेडकर जी इतने सारे आर्टिकल लिख रहे थे, नहीं एक आर्टिकल मेरे नाम का लिख देते, कुछ जा रहा था। चलो बताओ। और महात्मा गांधी के नाम का तो लिखा नहीं, उनका नाम का ढूंढना पड़ा। महात्मा गांधी के नाम का तो एक आर्टिकल मिला नहीं, तो धोखे तो उन्होंने 40 के साथ जोड़ो ना। वैसे निकाल ले इतना। महात्मा गांधी का तो कुछ नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूशन में, नाराज होगा कलकत्ता फेंक के, तो अम्बेडकर ने भी कुछ पूछा ही नहीं। तो बताओ फिर लोग क्या कहे, अनुच्छेद 40 पक्का, उन तो ऐसे खुशबू है। ये गांधी दर्शन पे महात्मा गांधी से संबंधित है अनुच्छेद 40। स्वराज इक्कर तो बोलो जाओ कुछ भी, कुछ फायदा थोड़ा ही हो रहा है। इतना बड़ा संविधान है, अपना भी जोड़ लिया फिर हमने, ताकि महात्मा गांधी नाराज ना हो। और बताओ 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी। थोड़ा लिखूंगा मैं यहाँ 2012 में पृथ्वी पलटने वाली थी, पढ़ लेने वाली थी। 2012 में विशाखा गाइडलाइन चालू हुई थी, पता तुम्हें, निर्भया के कांड हुआ था जो। और बताओ 1 2 3 4 5 11 12 दिमाग पे कुछ आ ही नहीं रहा। इतना ही नोट करो, चलो अभी देखते हैं। फिर वो बैटरी डाउन, ठीक। इसे भी देख लो, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च करा हमने, सफल हो गया। चांद में पानी ढूंढने जा रहे हैं हम। 2010 के अंदर 3G से शुरू हो गई हमने, ये शुरुआत कर दी। सुरेश तेंदुलकर समिति बनी हमारे पास 2009 में, ये गरीबी के लिए। 2010 में 3G सेवाएं शुरू हुई। 2009 में चुनाव हुआ था, यूपीए की सरकार आ गई थी, दोबारा फिर कांग्रेस से प्रधानमंत्री बन गए थे मनमोहन सिंह। सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई थी 2009 में। गरीबी में पढ़ाया था तुम, गरीबी के लिए इसके ही आंकड़े सरकार आजकल मानती है, ठीक है। 2011 में जनगणना करवाई, अब तक नहीं जनगणना, ठीक। उसके बाद 2011 के अंदर अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन हुआ, लोकपाल जैसी संस्था को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन था। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से तो निकली हुई। ये पूरा हमारे पास हुआ। कौन थी पंचवर्षीय योजना में? 11वीं। 12वीं भी देख लो फटाफट देते स्पीड से। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ही रहे, कब तक 2012 से 2017 तक। मोदी ने आके 2015 में योजना आयोग को ही हटा दिया। 2015 में आती मोदी जी ने इसे भी हटा दिया। पहले नंबर पर जाओ, इसका ग्रोथ रेट कितना तय करा गया? ग्रोथ रेट तय करा गया था इसका 9%, ठीक। कितना? 9% तय करा गया था। मिला कितना? कुछ नहीं, क्योंकि खत्म कर दी ना फिर ये योजना, मोदी जी आ गए थे ना बीच में ही। सही में 9% लक्ष्य रखा गया था इसका। दूसरे नंबर पर जाओ हमारे पास, इस तो जो सवाल पक्का पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ हमारे पास इस पंचवर्षीय योजना 12 ने 2012 से लेकर 2000 मुख्य लक्ष्य क्या था सर? अधिक तीव्र विकास, समावेशी उदाहरणीयता विकास। लक्ष्य देखो उसका, लक्ष्य अधिक तीव्र विकास, बहुत तेजी से विकास करेंगे। तीव्र विकास और समावेशी विकास, समावेशी प्लस धारणीय विकास, धारणीय विकास। अच्छा, धारणीय विकास का मतलब क्या हो? सस्टेन करना चाहिए, ऐसा विकास करेंगे। तीसरे नंबर पर चलेगा हमारे पास में। इसी टाइम पर क्या हुआ? योजना आयोग समाप्त, योजना आयोग समाप्त, ठीक। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर हमारे पास नीति आयोग बनाया हमने, नीति आयोग बनाया और आज तक यही काम कर रहा है देश के अंदर। ये 1 जनवरी 2015 को बनाया हमने। इसके बारे में कई बार बात कर चुका। 2015 में 1 जनवरी, थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं नीति आयोग के। हाँ, उसके बाद हमारे पास 2013 के अंदर हमारे पास ये पेपर में पूछा हुआ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये हमारे पास 2013 का। 2013 में ही लोकपाल संस्था बनी, समझी बात है। 2013 में ही
नमामि 2013 में ही लोकपाल संस्था बनी, लोकपाल, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। 99 संविधान संशोधन आया, 99 संविधान संशोधन। इसका क्या बनाया था हमने, एनजैक। ये क्या था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जजों की नियुक्ति के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर रद्द कर दिया, रद्द कर दिया सर। 99 संविधान संशोधन वगैरह ले जाओ सर, ठाक हो गया यहाँ तक। फिर मोदी जी तो आ ही गए। फिर 2015-16 के बाद जो काम करा ना, 2015-16 के बाद काम करा, योजना आयोग को रिप्लेस करके फिर मोदी जी ने अपनी मनमर्जी से काम करा, और आज तक मोदी जी अपनी मनमर्जी से ही काम चल रहे। ठीक, उसके बाद में तुम्हें एक तो नीति आयोग होगा, नीति आयोग के बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए। नीति आयोग को बना मेरे पास 1 जनवरी 2015 को, थिंक टैंक के रूप में काम करता, नीति का फुल फॉर्म बताना चाहिए तुम्हें। ठीक, उसके बाद हमारे पास हम सेंसस पढ़ेंगे, सेंसस आर्थिक जनगणना। ठीक, ये सब पढ़ेंगे हम, आर्थिक जनगणना। छठी आर्थिक जनगणना कौन सी हो, इकोनॉमिक सेंसस पढ़ेंगे हम। इसे हटाओ तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। ठीक, अब ज़्यादा अगर तुम्हें देखना ना, सुन लो, देखना अगर तुम्हें कि कैसे कंप्लीट करना चाहिए, इनके ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ, इनके ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ ना, पंचवर्षीय योजना हो गया तो सारा कंसेप्ट वह क्लियर हो जाएगा। इतना मैंने पढ़ा दिया, इतना कभी किसी किताब अभी नहीं है।